बॉन्डिंग की संख्या बढ़ रही है तो गलनांक पॉइंट और जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो तो हो गई हमारी हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की हम बात करें तो CH2C डबल बॉन्ड OO एंड R, CH2C डबल बॉन्ड OO और R, CH2C डबल बॉन्ड OO और R। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें H2O या जैसे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो जो ही लाइपेज एंजाइम तो ये किस में तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन डालेंगे तो ये हो जाएगा CH2OH, CH2 ये तो कंप्लीट बन ही जाएगा, C डबल बॉन्ड OOR, CH2C डबल बॉन्ड OOR2 1 2 3, CH2C डबल बॉन्ड OOR3 और ये जो है ये हो गया CH2OH प्लस किस में बदल गया, R1COOH, दैट इज फैटी एसिड। और ये ट्राई की जगह क्या हो गई, ड्राई ग्लिसराइड। दैट इज डाई ग्लिसराइड। तो ये अपघटन करके अम्ल, ठीक है, और लगातार 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दे तो ये फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर टूटते हैं। तो ये हो गया इनका हाइड्रोलाइसिस। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे यूज में ले, ये तो एक ही स्टेप थी, 3 स्टेप यूज में ले। अगर हम एक ही बार में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले तो सबको हटा दीजिए और 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कौन सा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, बीटा ऑक्सीडेशन एंड अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है जिसमें परऑक्साइड H2O2 की उपस्थिति में सेम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं और दूसरी उसके अंदर रिएक्शन जो हो रही है वो डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, जिसके फलस्वरूप हम एसिड्स को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में हम इसके अंदर मध्यवर्ती एसिटाइल कोएंजाइम A, मतलब कोएंजाइम A को रूप में यूज में लेते हैं एक्टिवेट करने के लिए, और फिर उसके अंदर वही डिहाइड्रोजनेशन, देन फिर उसके बाद क्या हो जाता है उसमें हाइड्रोजनीकरण, उसके बाद में फिर डिहाइड्रोजनीकरण और देन क्लीवेज, और हम 2 कार्बन को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन एंड अल्फा ऑक्सीडेशन जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से पहले कंप्लीट हो जाते हैं ओलियोसोम के अंदर। सेकंड, वो थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, लिख दो एक सेकंड, ऑक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज स्पॉनिफिकेशन, साबुनीकरण। साबुनीकरण की हम बात करें तो ये NaOH या KOH विलयन में सोडियम या पोटेशियम के लवण देते हैं, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम के क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं और इसे की ही हम क्या बोलते हैं, सोप, साबुन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, साबुनीकरण, ठीक है। चौथा पॉइंट हम यहां पे दे सकते हैं इनमें हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण जो संरचना है हाइड्रोजनेशन, देखिए क्या क्या, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन के टाइम हम जा रहे हैं तो वो हो गया RCH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम A, क्या बोलते हैं, S कोएंजाइम A, ये हमारी संरचना थी, ठीक है। तो यहां पे जो कीटो ग्रुप है उसमें हम हाइड्रोजन आयन जोड़कर क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड।
जोड़ रहे हैं, एल्डिहाइड जोड़ रहे हैं और वापस फिर एक बार और हाइड्रोजनीकरण करें तो क्या बना देते हैं, उसको वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और बॉन्ड को क्या कर देते हैं, दुरुस्त। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है या चेन है फैटी एसिड्स की, उनके अंदर हम हाइड्रोजनीकरण करके उनको क्या बना सकते हैं, संतृप्त बना सकते हैं और डीहाइड्रोजनीकरण करके उनको असंतृप्त बना सकते हैं। ये हो गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में अगर अपन यूज ले फैटी एसिड्स को, तो ये शुरू में भी मैं बता चुका हूँ, मेनली हर चीज़ में यूज आ रहे हैं। इनका व्यवसाय गुणधर्म भी बहुत है। मैनी मोर सीड्स के अंदर इनके अंदर जो फैटी एसिड्स इकट्ठे हैं ट्राइग्लिसराइड, वो संघनन या एक तरीके से ब्रेकडाउन मैसेज द्वारा या पीच कर कुचल कर सीड्स से हम तेल के रूप में यूज में लेते हैं। जैसे मूंगफली, तिलहन हो गया, ब्रेसिक एसिड मतलब ये सरसों हो गया, कोकोनट के रूप में यूज में ले सकते हैं, सनफ्लावर हो गया, अरंड हो गया, रेसिनस, इन सब में से हम यूज में लेते हैं। दूसरा, इन्हीं में से बहुत औषधीय रूप में जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है, इनमें से भी हम फैटी एसिड्स जो है उनको तेलीय रूप में, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में, अगर हम उच्च दाब पर निकिल सब्सटेंस के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इनमें हाइड्रोजनीकरण जो है वो क्या हो जाता है, प्रोसेस कराने से ये क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाते हैं और इनसे हम वनस्पति घी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कोशिका संगठन में सबसे ज़्यादा इनका महत्व, एनर्जी स्टोरेज के रूप में ये सबसे ज़्यादा है। अगर हम सीड्स की बात करें तो कोटिलिडन्स में यही उनके एनर्जी का सोर्स है और एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी में है, लेकिन ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इनकी ऑक्सीडाइजेशन तभी संभव है जब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स खत्म है सेल्स में से और रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक पड़ रही है रॉ मटेरियल की, तब इनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। उसके अलावा ये ओस्मारोधी हैं, हार्मोन्स एंड विटामिन्स के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन्स में इनकी जरूरत पड़ती है, रक्षात्मक परतों के रूप में इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वैक्स के रूप में, टैनिन के रूप में, सुबेरिन के रूप में इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं जो पत्तियों की या तनों की आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं, जो कि डेसिकेशन से, उच्च वाष्पोत्सर्जन से, यहाँ तक कि माइक्रोब्स के पेनिट्रेशन से या संक्रमण से पादप को क्या करते हैं, बचाते हैं। बस, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने फैट को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारा पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में हमारा एक टॉपिक रनिंग में है अभी, लिपिड्स। हमने पिछली क्लासेज में लिपिड्स का सिंथेसिस एंड लिपिड्स का ऑक्सीडेशन को समझा। ठीक है, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। एंड सबसे बड़ी चीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैट इन शुगर। जो लिपिड्स हैं या वसा है फैट, उनका कार्बोहाइड्रेट में स्वांगीकरण और चेंजेस। क्योंकि रेस्पिरेशन जो हम पढ़ के आए हैं, तो रेस्पिरेशन में ये चीज क्लियर है कि जो रॉ प्रोडक्ट है या रेस्पिरेटरी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स या अन्य जो कंडेंस कोई यौगिक हैं, वो सारे के सारे किस में चेंज होते हैं, रेस्पिरेटरी एक तरीके से सबस्ट्रेट में, और वो हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली कौन से, हेक्सोज शुगर, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इन सारी चीजों के लिए जो
लिपिड्स है उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर है, लेकिन ये जल में अघुलनशील है, अपघटनशील है, और सबसे बड़ी चीज़ है इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, ये संवहित नहीं होती क्योंकि ये जल में घुलनशील भी नहीं होती। तो यही कारण है कि लिपिड्स का संघनन या ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यह तब ही होता है जब माध्यम में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती या बहुत ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जैसे इसकी सबसे पहले खोज जो की गई वो कहाँ की गई, सीड्स में, और वो भी कब, सीड जर्मिनेशन में। तो सीड जर्मिनेशन में कुछ सीड्स है जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, मूंगफली मान लीजिए, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, और उसके अलावा मतलब अलग अलग फैमिलीज में, एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेसिनस की बात करें तो अरंड के अंदर, तो इन सीड्स के कॉटिलिडन्स में जो रिजर्व फूड स्टोरेज है वो फैटी एसिड्स के रूप में है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड जो है उसका मोबिलाइजेशन आसान नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, और एक्चुअली में इनमें स्टोरेज जो है एनर्जी वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, लगभग कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना। तो ऐसे में उस एनर्जी को यूज लेने के लिए हमें पहले इसको, किसको, फैट को किस में चेंज करना होता है, मोबिल एक तरीके से सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज में चेंज करना होता है। तो वही सारी चीज हमने ऑक्सीडाइजेशन में पढ़ लिया, जिसमें हमने अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की बात कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो मोबिलाइजेशन किसका, फैट्स का आसान नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट होता है किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम में। वहीं अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो है ये कंप्लीट होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सर्वप्रथम माइक्रोब्स में किसने, कॉरेनबर्ग एंड क्रेब्स, कॉरेनबर्ग एंड क्रेब्स ने लगभग 1957 में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को माइक्रोब्स में सुझाया या दर्शाया। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया। देन उसके बाद हायर क्रिप्टोगेम्स एंड एनिमल्स के अंदर सबसे पहले आए साइंटिस्ट बीवर, और उन्होंने इसको अंकुरित बीजों में बताया। मूंगफली के अंकुरित बीजों में किसके द्वारा बताया गया, बाय बीवर्स, लगभग 1964 के अंदर उन्होंने इस चीज को दर्शाया। और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये एक तरीके से 2 मुख्य मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, कि जहां कंप्लीट हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि यहां पे 2 चीजें हुई, फैट, और फैट एक्चुअली में क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जब हम इनको तोड़ते हैं तो सबसे पहले होता है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल को हमने क्या कर दिया, यहां पे एटीपेज एंजाइम जोड़कर, और किस में कन्वर्ट कर दिया, डाई-HAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ठीक है, जो कि वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। लेकिन अगर अपन फैटी एसिड्स की बात करें तो यहां पे होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन में इसका ब्रेक होता है एक कार्बन CO2 के रूप में, और वहीं होता है बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो 2 कार्बन C=N-2, यहां पे होता है C=N-1, और किस में ब्रेकडाउन होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में, CH3 C डबल बॉन्ड OOS को एंजाइम ए। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण और ब्रेकडाउन जो है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इन जंतुओं में।
पादपों के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यूज में आता है पेरोक्सीसोम नहीं, क्या नाम था, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर इनका क्या होता है, अपघटन। अब वहां पे दो मेन उपयोगी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। यह ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है वो सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में इस एसिटाइल को एंजाइम को ऐड करता है, और ऑक्जेलो का मतलब हो गया 4 कार्बन, 2 कार्बन एसिटिक के, इनको बाइंड करके क्या बना लेता है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड स्टेप के बाद में क्या बनाता है, सक्सेनिक एसिड, और एक बनाता है ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। ठीक है, तो ग्लिसरेट तो उस साइकिल में वापस ऑक्जेलोएस्टिक के दोबारा रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये सक्सेनिक एसिड जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम यहाँ पे लगभग 4 स्थान या 4 कोशिकांगों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है कौन सा, ओलियोसोम। ये मिटा देता हूं एक बार। चार कोशिकांगों में कंप्लीट हो रही है ओलियोसोम, जहां पे हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब इसका फैट्स का। दूसरा हमारा आ रहा है ग्लाइऑक्सीसोम। तीसरा आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ये 4 जगहों के ऊपर ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल जो है कंप्लीट होगी, और किसका, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैट इनटू शुगर, इन 4 स्टेप्स में या 4 स्थानों पे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले ओलियोसोम, ठीक है, सबसे पहले ओलियोसोम में, और ओलियोसोम में यहां पे क्या हो रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड जो है उनका क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसरिक एसिड्स का संश्लेषण। दैट इज ओलियोसोम। यहीं पे इनका संश्लेषण हुआ और यहीं पे क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन लिख देता हूं, ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये किस में टूट जाते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड जो है वो एक तरीके से किस में, ये फैटी एसिड्स किस में, ग्लाइऑक्सीसोम में। ये फैटी एसिड्स किस में ब्रेकडाउन हो गए, ग्लाइऑक्सीसोम में। अब ग्लाइऑक्सीसोम में इनकी होने वाली प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो ये फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने लिखी नहीं है, तो ये यहां से फैटी एसिड जो है वो आ गए ये, दैट इज फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। यहां हमने इनकी 5 स्टेप्स पढ़ी थी।
बीटा ऑक्सीडेशन में 5 स्टेप्स, दैट इज को एंजाइम ASH। सबसे पहला जो स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा था वो कौन सा था? एक्टिवेशन। शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में है ये एक्टिवेशन किसका? फैटी एसिड्स का। तो ये क्या बन जाते हैं? फैटी एसाइल, क्योंकि यहां पे पूरी तरीके से अपने पास में जगह नहीं है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फिर यहां पे हमने क्या किया था? डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप मैं केवल यहां पे क्या निकाल रहा हूं? FADH2 FAD+, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहां पे क्या बन गया था? कीटो, अल्फा बीटा, बीटा कीटो, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फिर यहां पे क्या आ रहा था? एंजाइम थायोलेज, जिसकी वजह से हम यहां पे क्या बोल रहे थे? ये तो डीहाइड्रोजनेज, दैट इज हाइड्रोलेज, हाइड्रेसेज, HYDRASES, हाइड्रेसेज, जिसकी वजह से ये बन गया था बीटो। कीटो की जगह क्या बन गया था? हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल फैटी एसिड कोएंजाइम ए, ठीक है। एंड फिर यहां पे वापस क्या हुआ था? क्लीवेज। एंजाइम कौन सा था यहां पे? थायोलेज। इसको मैं क्लीवेज लिख देता हूं, दैट इज क्लीवेज, ठीक है। और क्लीवेज की वजह से हमको यहां पे दो चीजें मिली। बाहर की तरफ तो हमको मिला कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्लियर है। और अंदर की तरफ जो है वो ये चेन लगातार कंप्लीट हो रही थी, दैट इज CH3CO कोएंजाइम ए, ठीक है, जिसको यहां पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बीटा ऑक्सीडेशन, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना, क्योंकि पिछली क्लास में हम बीटा ऑक्सीडेशन को कर चुके हैं। 5 स्टेप्स हुई थी और हमने इसमें बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या मिल गया? हर एक चक्कर में 2 कार्बन युक्त हमको क्या मिल गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को कौन ग्रहण करता है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पूरा ही लिख देता हूं, OXALO एसिटिक एसिड। इसको हम बोलते हैं OAA, जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे एंजाइम कौन सा आएगा? सिंथेटेज, सिट्रिक सिंथेटेज, ठीक है। ये सिट्रिक सिंथेटेज जो है ये बनाता है सिट्रिक एसिड, और इसमें से कोएंजाइम ASH को क्या कर देता है? रिमूव। और ये कोएंजाइम ए वापस कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया, क्लियर है। तो यहां क्या बन गया? सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है, 4 कार्बन और 2 कार्बन, कितने हो गए? 6 कार्बन युक्त बन चुका है। अब यहां पे एंजाइम है एकोनिटेज। ये एकोनिटेज एंजाइम क्या कर रहा है? सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। और सिस एकोनिटिक एसिड जो है वो बनाता है आइसो सिट्रिक एसिड, और आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो बनाता है सक्सेनिक। छोटा बना लेते हैं।
ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड, और इसने बना लिया सक्सेनिक एसिड। लेकिन कुछ अवधारणाएं वैज्ञानिकों की ये है कि ग्लाइऑक्सिसोम में एकोनिटेज एंजाइम है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम मात्रा में है और वो सक्रियता नहीं दर्शाता है। इसलिए उनका ये मानना है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये सिट्रिक एसिड जो है ये इसकी मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। ठीक है, दैट इज एकोनिटेज एंजाइम, एकोनिटेज जो कि कोशिका द्रव में मिल रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप 2 या 3 स्टेप में वापस चेंज करके आइसोसिट्रिक एसिड को अंदर प्रवेश कर देता है। तो ये परिपथ नहीं पाया जाता आइसोकिनेटिक का, और ये कहाँ से आता है, बाहर से वापस सिट्रिक एसिड जो है साइटोप्लाज्म से क्या होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो है यहाँ पे एंजाइम हमारे पास में है कौन सा, सिंथेटेज एंड लाइएज एंजाइम, और ये लाइएज एंजाइम जो है सक्सेनिक लाइएज क्या बना रहा है, सिंथेटेज, किसमें बना रहा है, सक्सेनिक एसिड, एंड ग्लूटेरिक एसिड या ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड जो है ये यहां पे क्या कर रहा है, मैलिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ये कोएंजाइम ए इसको ऐड करता है। और क्या बनाता है, मैलिक एसिड। ठीक है, और ये इसको ऐड करने के बाद वापस क्या रिलीज कर देता है, कोएंजाइम ASH। कोएंजाइम ASH क्या कर दिया इसने, रिलीज। यहाँ पे एंजाइम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैलिक सिंथेटेज, मैलिक सिंथेटेज। और ये मैलिक एसिड जो है ये क्या बनाता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन से कितने हो गए, 4, तो ये बना देता है यहाँ पे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। इस प्रकार ऑक्जेलोएस्टिक एसिड की पुनः प्राप्ति हो जाती है, और ये ऑक्जेलोएस्टिक जो है ये पुनः क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को ग्रहण करके सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस क्या बना देता है, सिट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। और ये हो गया कौन सी, बीटा ऑक्सीडेशन। ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सक्सेनिक एसिड जो कि ग्लाइऑक्सिसोम में है। ये सक्सेनिक एसिड जो है ये किस में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित क्रिस्टीज।
ठीक है। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से किसमें कन्वर्ट होएगा, फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक, और मैलिक से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। सक्सेनिक से फ्यूमेरिक पे ट्रांसफर होएगा तो यहां पे निकलेगा FADH2, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, वापस डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये भी डीहाइड्रोजनेज, ये भी डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, दैट इज फ्यूमरेज। डीहाइड्रो, और ये भी कौन सा है, डीहाइड्रो, यहाँ पे बनेगा NADH2, FADH2 NADH2, और यहाँ पे FADH2 निकल रहा है इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा H2O, यहाँ पे भी एक H2O, और ये ऑक्जेलो एस्टिक जो है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इस डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है वो एक तरीके से कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम द्वारा एनर्जी उत्पादन करके डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ये CO2 और किसकी उपस्थिति में, पैप काइनेज, ये किस में बदल जाता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, और ये ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स फॉर्म में चल के किस में बदल देता है, ग्लूकोज या स्टार्च। और ये पहला उत्पाद जो है, अब ये स्टार्च मोबिलाइजेशन या संवहन के लिए तैयार है, ये जल में घुलनशील है, और इस प्रकार ये सेल टू सेल जो है क्या हो सकता है, एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में मोबिलाइज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और एक तरीके से डेवलप होते हुए सीड को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो दैट इज द फूड रिजर्व मोबिलाइजेशन इन सीड। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैट इनटू शुगर यहां से, और यहां तक क्या थी, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। और ज़्यादा नाम देना चाहें तो जो जो तोड़ते जाएंगे, दैट इज PGAL एंड डाई HAP, फिर फ्रक्टोज, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज, और ग्लूकोज से स्टार्च, दैट इज ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैट्स। बस ये कंप्लीट है। अब इसके अंदर कुछ हमारे गुणधर्म की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो गुण है वो ये कि फैट्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, फैटी एसिड से, अतः ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों ही फॉर्म में जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें घुलनशील नहीं होते। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण, केमिकली, फिजिकली या एंजाइमेटिकली इनका जो अपघटन होता है, या जिसको हम एक तरीके से ऑक्सीडाइजेशन कहें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो एक तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन में ये टूटते किस में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के रूप में। ठीक है, तीसरी चीज फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी की भी अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है केमिकली ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चाहे एंजाइमेटिक हो चाहे केमिकली हो,
तो ऑक्सीजन के कारण इनकी जो विकृति होती है और एल्डिहाइड ग्रुप बनते हैं, वही कारण एक तरीके से इनमें फैट्स में सड़न का कारण होता है या बदबूदार। अन्यथा फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी यह है कि ये अक्रिस्टलीय, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। फैट्स की अगर अपन शुद्ध सैचुरेटेड सिंपल फैट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही पढ़ के बोल देता हूं, ये हम बुक से या हमारे नोट से भी कवर कर लेंगे, केवल एक रिपीटेशन के हिसाब से मैं बोल देता हूं यहां पे नोट्स को हेल्प में लेते हुए। तो यहां पे हमारे पास आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जो सैचुरेटेड है वो रूम टेम्परेचर पे ठोस है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है जैसे कि वनस्पति तेल आ जाते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं होते, अर्थात डाइबॉन्ड या ट्राइबॉन्ड जिसके अंदर हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं होते। इनमें घनत्व कम होता है, गुरुत्वीय जो कैपेसिटी है या जो डेंसिटी है वो इनमें क्या है, कम। यही कारण है कि ये जल से हल्के हैं और जल की सतह पर तैरते हैं। सिंपल वे में अगर आपसे कहूं तो छाछ को बिलोने पर जो दही तैयार होता है, मलाई, जो एक तरीके से फैट के रूप में, वो छाछ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण छाछ दही पानी के कहाँ जाता है, सतह के ऊपर तैर जाता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और यही एक चीज़ इसमें दूसरी भी हम कह सकते हैं कि ये NaOH या KOH सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इनको क्या बोलते हैं, अवगठित करते हैं, तो ये उनके लवण बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं साबुनीकरण। तो साबुनीकरण के झाग जो हैं वो भी इसके अंदर बनते हैं। हालांकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पे हम यूज में ले लेते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ऊष्मारोधी होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में ये अपने आप में क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। इनका गलनांक पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है इनके R या कार्बन संख्या पे। चेन में जो कार्बन नंबर है वो इनके गलनांक को क्या करता है, एक तरीके से डिपेंड करता है।